नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, आरबीआई उनको कंट्रोल कैसे करता है, आरबीआई के काम क्या-क्या हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आरबीआई भारत में उपलब्ध सभी बैंकों को 2 भागों में बाँटता है, अधिसूचित बैंक और गैर अधिसूचित बैंक। अधिसूचित बैंकों को भी 2 भागों में बाँटता है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक हम लोगों ने 4 प्रकार के पढ़ा, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद कुछ ऐसे बैंकों के बारे में हम पढ़ेंगे जो अभी हाल फिलहाल में आए, ठीक ना, जिनका इंट्रोडक्शन अभी 10 साल के अंदर अंदर में ही हुआ है और जो बैंकिंग गतिविधियों में तेजी लाने के लिए लाए गए, ठीक ना। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक। देखिए, हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये कॉमर्शियल बैंक की तरह ही काम करता है। पहला पॉइंट कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन ये छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों को करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, छोटा व्यापारी है या किसान है, ठीक ना, इसको खाद खरीदना है। ये छोटा किसान है और इसको खाद खरीदना, और खाद खरीदने के लिए चाहिए 10,000 रुपए। तो अब ये जाएगा कॉमर्शियल बैंक से अगर लोन लेने, तो पता चलेगा कि कॉमर्शियल बैंक फाइल 4 इससे 10 रुपए ले लेगा। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक ना, यहाँ जाएंगे 10,000 रुपए लोन लेंगे, ठीक ना। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है? छोटे छोटे गतिविधियों को करता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये कैसे ऑडियंस को टारगेट करता है, हम देखते हैं। ये करता है फार्मर्स को, एमएसएमई को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ध्यान दें यहाँ पे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे ऑडियंस को टारगेट करता है? फार्मर्स, एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको जो छोटे छोटे लोन्स होता है या छोटे छोटे आर्थिक गतिविधि होता है उसको करता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, ठीक ना, तो उसके लिए उसके पास कितना पैसा होना जरूरी है, यानी कितना पूंजी होना जरूरी है। देखिए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो इसके लिए आपको मिनिमम कैपिटल जो है वो 100 करोड़ होना चाहिए। वहीं अगर आपको रेगुलर बैंक खोलना है, ठीक ना, रेगुलर बैंक खोलना है तो उसके लिए आपके पास 500 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ ये महत्वपूर्ण अंतर है कि अगर हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, रेगुलर बैंक खोलना है तो 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है? तो हाँ, रखना पड़ता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है और इसको भी आरबीआई के नियम कानून का पालन करना पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होना चाहता है, तो क्या वो हो सकता है या नहीं? तो देखिए, अगर कोई एनबीएफआई चाहे, एनबीएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये कौन होते हैं? जैसे ऐसे संस्थान जो इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं, जैसे एलआईसी को हम एनबीएफआई मान सकते हैं, ठीक ना। जैसे श्रीराम जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको भी हम लोग एनबीएफआई मान सकते हैं। अगर कोई एनबीएफआई चाहता है कि वो स्मॉल बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील हो जाए, तो वो हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, हो सकता है। इसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए? इसके लिए इसके पास 100 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अगर कोई एनबीएफआई, ठीक ना, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी अगर चाहे, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन से, अभी हम लोग उसका भी उदाहरण देंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, जो एनबीएफआई में परिवर्तित होना चाहे, तो वो हो सकता है कि नहीं? तो हाँ, हो सकता है। उसके इसके लिए उसके पास 100 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में पहली बार भारत में आया। कब आया? 2016 में। और पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो क्या था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक ना। ये कई बार क्वेश्चन आता है तो उसको बता देते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 2016 में पहली बार आया और पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और 1 जनवरी
1 जनवरी 2024 तक टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो वो है 11। ध्यान दीजिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2016 में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अब तक यानी 1 जनवरी 2024 तक कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो 11। अब हम लोग समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्मॉल बैंक में तब्दील हो सकता है कि नहीं। तो अभी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था उत्कर्ष, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष क्या करता था, ये छोटे छोटे लोन्स देता था। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पैसा चाहिए तो ये दे देता था 10,000 रुपए, मान लीजिए कि दे दिया 10 दिन के लिए। कहा कि भैया 10,000 रुपए हम आपको 10 दिन के लिए देंगे, ठीक ना, और हम आपसे जब 10 दिन बाद पैसा लेंगे तो हम कितना लेंगे? 10,500 लेंगे, ठीक ना। तो ये ऐसे काम करता था, ठीक ना। अभी 2016-17 तक ऐसे काम करता था। तो इसको क्या बोला जाएगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर ये भी 100 करोड़ की पूंजी इकट्ठा कर लेता है, ठीक ना, अगर ये भी 100 करोड़ की पूंजी इकट्ठा कर लेता है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने के लिए आवेदन दे सकता है। उसी तरह उत्कर्ष क्या किया कि 100 करोड़ की पूंजी इकट्ठा जब कर लिया तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील होने के लिए आवेदन दिया। और इस टाइम उत्कर्ष भी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक ना। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कुछ पाबंदी होती है, आरबीआई कुछ नियम रेगुलेट करता है या नियम आरोपित करता है। वो क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अपना ब्रांच है उसका 25% ब्रांच कहाँ खोलेंगे? रूरल एरिया में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना 25% ब्रांच कहाँ खोलेंगे? रूरल एरिया में। और अपना 75% जो लोन देंगे वो किसको देंगे? पीएसएल को, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, यानी प्राथमिक क्षेत्रों को, ठीक ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना जो 75% लोन है वो किसको देंगे? पीएसएल को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। मतलब मान लीजिए अगर स्मॉल फाइनेंस के पास 100 रुपया है, ठीक ना, तो ये 75 रुपया जो है किसको देगा? पीएसएल को देगा, ठीक ना। और इस 75 रुपया में से भी 50 रुपए किसको देगा? ये एमएसएमई को देगा, ठीक ना, एमएसएमई को देगा। मतलब छोटे उद्योग करने वालों को देगा, छोटे छोटे व्यापारियों को देगा 50 रुपए, ठीक ना। तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जो आरबीआई नियम रेगुलेट करता है कि तुम 25% ब्रांच कहाँ खोलोगे? ग्रामीण क्षेत्रों में खोलोगे। 75% लोन किसको दोगे? प्राथमिक क्षेत्रों को दोगे। उस 75 रुपए में भी सिर्फ उस 75 रुपए में से भी 50 रुपए किसको दोगे? एमएसएमई को दोगे, ठीक ना। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक ना, कोऑपरेटिव बैंक है, और अगर वो चाहता है कि वो स्मॉल बैंक में जो है परिवर्तित हो जाए तो वो नहीं हो सकता, भले उसके पास 500 करोड़ की भी पूंजी है, ठीक ना। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक चाहे कि वो स्मॉल बैंक में परिवर्तित हो जाए तो वो नहीं हो सकता, भले उसके पास 500 करोड़ रुपया काहे ना हो। इससे मतलब नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक किस लिए काम करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए काम करता है। और स्मॉल बैंक भी किसके लिए काम करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ही काम करता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल बैंक में बदलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक ना। हम लोग पहले भी पढ़े हैं एक बार कि स्मॉल बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, लोन भी दे सकता है, ठीक ना। स्मॉल बैंक क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, मतलब ये पूरी तरह से कॉमर्शियल बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन छोटे स्तर पे काम करता है, ठीक ना। तो कॉमर्शियल बैंक को बड़ा है मान लीजिए और स्मॉल बैंक को छोटा है मान लीजिए, बस इतना ही अंतर है, बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। अब जो अलग बैंक है वो है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए पेमेंट बैंक क्या होता है कि ये देखिए स्मॉल बैंक कब आया था? 2016 में पहली बार। और पेमेंट बैंक कब आया था? 2017 में पहली बार आया था, ठीक ना। तो नए नए बैंक है इसलिए हम इनको समझते हैं, ठीक ना। तो पेटीएम, अरे सॉरी, पेमेंट बैंक जो है ये ऑनलाइन काम करता है, मतलब ज्यादातर केसेस में ये ऑनलाइन ही काम करता है, ठीक ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे जब आप पेटीएम एप्लीकेशन अपना खोलेंगे तो उसमें एक बैंक का ऑप्शन आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक ना। उसको हम लोग पेमेंट बैंक कहते हैं या भुगतान बैंक कहते हैं, ठीक ना। देखिए अब चूंकि पेटीएम हमारा क्या करता है, एक अकाउंट खोल देता है, ऑनलाइन अकाउंट खोल देता है, ठीक ना, और उस पर हम अपनी सारी बैंकिंग गतिविधियां करते हैं।
जैसे उससे कहीं पेमेंट हम कर देते हैं, ठीक ना, उससे पेमेंट कर देते हैं, उससे हम कहीं पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसीलिए पहला जो फैक्ट इसमें क्या है कि पेमेंट बैंक भी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकता है, ठीक ना। पेमेंट बैंक भी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकता है। अब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या है, हम जब बैंकिंग की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद नेट बैंकिंग और प्रीपेड सुविधा दे सकता है। प्रीपेड कार्ड सुविधा का मतलब क्या है, जैसे आपको एक प्रीपेड कार्ड दे देगा, एक वो भी क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक ना। आप जहां खरीदारी करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी प्रीपेड कार्ड की वैल्यू 1000 रुपए है, तो आप 1000 रुपए तक खरीदारी करेंगे और फिर उसमें पैसा डाल देंगे, ठीक ना। पाबंदी इसके ऊपर क्या है पेमेंट बैंक पे, ये फिक्स डिपॉजिट और लोन नहीं दे सकता, सॉरी दे सकता लिखा है, ये नहीं दे सकता, ठीक ना। फिक्स डिपॉजिट, अगर हम ये कहें कि भाई ये हमारा 1 लाख रुपया लो और 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर लो, ठीक ना, तो वो नहीं कर सकता। लोन भी नहीं दे सकता। अगर पेमेंट बैंक चाहे कि आपको लोन दे दे तो ये लोन भी नहीं दे सकता। ये कैसे ऑडियंस को टारगेट करता है, पुअर्स, माइग्रेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद की कागज नहीं है खाता खुलवाने के लिए, वो यहाँ पे अपना खाता खोल लेता है, मोबाइल नंबर डाला, ठीक ना, आधार कार्ड डाला, खाता खुल गया, ठीक ना। तो ज्यादा इसमें पाबंदी नहीं है। तो ये इसका ऑडियंस कौन है, गरीब है, माइग्रेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक ना। उसके बाद पेमेंट बैंक जो है ये 2 लाख रुपए तक इसमें अधिकतम आप जमा कर सकते हैं। पहले 1 लाख रुपए की सीमा थी, बाद में इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, ठीक ना। पेमेंट बैंक जो है ऋण नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता, लेकिन डेबिट कार्ड दे सकता है, डेबिट कार्ड ही दे सकता है। इसीलिए जब आप पेटीएम वाला खतवा खोलते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देंगे। जब आपको देखना है तो आप जाइए पेटीएम पेमेंट बैंक में, उसमें खोलिएगा, और जब खोलेंगे तो डेबिट कार्ड का उसमें ऑप्शन देता है, उसमें बकायदे डेबिट कार्ड का नंबर और जो वैलिड फ्रॉम वैलिड टू तक दिया रहता है, वो सब कुछ है उसमें, मतलब कब से कब तक वैलिड है, एटीएम कार्ड नंबर क्या है। तो पेमेंट बैंक जो है वो बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, लेकिन डेबिट कार्ड वो दे सकता है, ध्यान दे, वो डेबिट कार्ड दे सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको पहले मिटा लें, ठीक ना, मिटाने के बाद पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए भारत में कुल कितने पेमेंट बैंक हैं, भारत में कुल कितने पेमेंट बैंक हैं, तो भारत में अब तक कुल 6 पेमेंट बैंक है। कितने पेमेंट बैंक है, 6 पेमेंट बैंक। इसमें जो सबसे पहला पेमेंट बैंक है वो कौन है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ये कब खोला गया था, 2017 में। दूसरा फिनो पेमेंट बैंक, ये कब खोला गया था, 2017 में। तीसरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये पोस्ट ऑफिस वाला बैंक है, ठीक ना। ये इंडिया पोस्ट का एप्लीकेशन है, इंडिया पोस्ट एप्लीकेशन से ये पेमेंट बैंक मिलता है। ये कब खोला गया था, 2018 में, ठीक ना। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक 2018 में, ठीक ना। एनएसडीएल पेमेंट बैंक 2018 में। उसके बाद जियो 2018 में। तो ये एकदम रट जाना है कि कितने पेमेंट बैंक है। देखिए कई बार क्या होता है कि 4 बैंकों का ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है। तो भारत में अब तक कुल कितने पेमेंट बैंक है, इस साल तक जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 पेमेंट बैंक है टोटल। कौन कौन से, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पेमेंट बैंक, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ठीक ना। तो देखिए इतने ही पेमेंट बैंक है, जिसमें सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में खुला था, फिर फिनो पेमेंट बैंक 2017 में खुला, फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में खुला, पेटीएम पेमेंट बैंक 2018 में खुला, एनएसडीएल पेमेंट बैंक 2018 में और जियो पेमेंट बैंक जो है 2018 में खुला, ठीक ना। अब देखिए, ठीक ना, जब पेमेंट बैंक है, हाँ, ये पैसा कहां से कमाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने, जैसे पेमेंट बैंक, मान लीजिए कि हम एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक ना, ये कस्टमर, ठीक ना, ये इसमें मान लीजिए कि 2 लाख रुपए जमा किया, जो मैक्सिमम है वो पूरा 2 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक ना। अब चूंकि पेमेंट बैंक कस्टमर को ब्याज देता है, मान लीजिए कि 2 लाख जमा किया तो 2,04,000 रुपया दे दिया, 2,04,000 रुपया इसको दे दिया, ठीक ना।
तो ये 4,000 रुपये कहाँ से कमाएगा? तो मान लीजिए कि ये जो एयरटेल, ये कस्टमर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया, ये इससे क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, ठीक ना। और जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है तो इस पे लगभग इसको 8% का ब्याज प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए जमा किया, ये 100 रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा, तो इसको कितना मिल गया? 108 रुपए। तो ये इसमें से 4 रुपए दे देता है कस्टमर को और 4 रुपए इसका हो जाता है मुनाफा, ठीक ना। तो पेमेंट बैंक ऐसे काम करता है, ठीक ना। कैसे काम करता है कि ये कस्टमर है, कस्टमर एयरटेल पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया। अब एयरटेल क्या किया कि उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिया, इससे इसको 8% ब्याज मिलता है, जिससे 4% कस्टमर को दे देता है, 4% अपने पास रख लेता है, ठीक ना। देखिए, पेमेंट बैंकों के लिए आरबीआई ने एक नियम बनाया कि किसी भी उधार गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, लोन नहीं दे सकते, ठीक ना। गाड़ी नहीं फाइनेंस करवा सकते, ये नहीं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है तो आप जैसे मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा लें, ठीक ना, कार फाइनेंस करवा लें, ये सब आप नहीं करवा सकते, ठीक ना। तो जो पेमेंट बैंक है वो उधार गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, ठीक ना, लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। मतलब ये क्या है, एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है कि आप उसमें 1,000 रुपया डाल दीजिए, 1,000 रुपये खर्चा कर दीजिए। अगर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक छोड़ दिए तो उस 1,000 का कुछ आपको ब्याज मिल जाएगा, बस ये इतना ही काम करता है। तो इसको मैं एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक कैसे काम करता है, कैसे पैसा कमाता है। देखिए, पेमेंट बैंक का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये अगर कस्टमर है ना, तो ये अपना 1,000 रुपया अगर जमा कर दिया, ठीक ना, तो ये इसका बैलेंस है, ठीक ना। अब ये उस एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं से कुछ खरीदारी कर सकता है, कुछ सामान ले सकता है, ठीक ना। ये ज्यादातर यूपीआई के थ्रू काम करते हैं, ठीक ना। लेकिन अब पेमेंट बैंक चाहे कि हम किसी को क्रेडिट कार्ड दे दें या हम किसी को लोन दे दें, तो ये सब नहीं दे सकता। ये डेबिट कार्ड दे सकता है, डेबिट कार्ड दे सकता है। और डेबिट कार्ड कहां तक काम करेगा? जब तक अकाउंट में पैसा है तब तक डेबिट कार्ड काम करता है, अकाउंट में पैसा खत्म, डेबिट कार्ड काम करना खत्म, ठीक ना। सीधा सीधा मतलब है। तो ये हम लोगों ने 2 बैंकों के बारे में पढ़ा। स्मॉल बैंक जो कब आया था? पहली बार 2016 में आया था। स्मॉल बैंक कब आया था? 2016 में आया था, जो छोटे आर्थिक गतिविधियों के लिए काम करता है। पेमेंट बैंक 2017 में आया था पहली बार, और ये ऑनलाइन पेमेंट गतिविधियों के लिए काम करता है, ठीक ना। दोनों छोटे छोटे सेक्टर को टारगेट करते हैं, छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों को टारगेट करते हैं। ये ऐसे ही है बस।